हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स स्टडी किया है और उसके अंदर लास्ट जो मैंने डी ऑर्बिटल का जो शेप शो किया है तो मैंने बताया था कि फॉर डी ऑर्बिटल n मस्ट बी ग्रेटर देन 3। तो ध्यान रखिए ऐसा नहीं है, बल्कि ध्यान रखिए कि n मस्ट बी ग्रेटर देन 2। तो ये करेक्शन आप जो कर लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 3D, 4D, 5D एट्सेट्रा ऑर्बिटल जो है प्रेजेंट होंगे। कोई ऐसा ऑर्बिटल जो 2D हो, दैट ऑर्बिटल इज़ नॉट एग्जिस्टिंग। तो ये करेक्शन आप जो है ध्यान से देख लीजिए कि फॉर डी ऑर्बिटल n मस्ट, दैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 2। 2D ऑर्बिटल एग्जिस्टिंग नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि 3D, 4D, 5D एट्सेट्रा ये ऑर्बिटल जो है अवेलेबल है। तो चलिए अब हम जो है अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है आपको एटम के अंदर जो है किस तरह से मिलेगी। तो द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज़ डिटरमाइंड सोली बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पर जो एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में जो है सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जो कुछ भी एनर्जी होगी दैट इज़ डिसाइड बाय ओनली द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेस एज फॉलोज। तो ये एनर्जी को हम जो है इस तरह से जो है शो करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो वो क्या होगी देखिए, 1s 2s इज इक्वल टू 2p, देन 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d, देन 4s एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये एनर्जी जो है आपको मिलेगी। तो इसमें 4s इज इक्वल टू 4p इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू 4f। इस तरह से आपको जो है ये हाइड्रोजन एटम के अंदर जो है एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल का ये सीक्वेंस है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। Although the shapes of 2s orbitals and 2p orbitals are different, an electron has the same energy when it is in the 2s orbital as when it is present in 2p orbital। तो यहाँ पर जो है कोई ऐसी बात नहीं है कि आप यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन को 2s में भेजो या 2p में भेजो। तो ये ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का सेम है। तो ध्यान रखिए कि ये जो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है दिस इज़ ओनली कंसिडर्ड फॉर हाइड्रोजन। किसी दूसरे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये वाला सीक्वेंस जो है अप्लीकेबल नहीं है। ये चीज़ को अच्छी तरह से आपको जो है नोटिस करना है। द ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डी जनरेट। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये दो ऑर्बिटल्स एक जैसे हैं, ये तीन ऑर्बिटल जो है एक जैसी एनर्जीज के हैं। तो दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज डी जनरेट ऑर्बिटल्स। The orbitals having same energy are called as degenerate orbitals. तो 1s orbital in hydrogen atom is called as ground state। तो ये जो आप देख रहे हो सबसे लोवेस्ट एनर्जी जो होगी इसको हम जो है हाइड्रोजन एटम की जो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। 1s orbital in case of hydrogen atom is called as ground state and an electron residing in this orbital is most strongly held by the nucleus। और इस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस से जो है बहुत पावरफुली और स्ट्रांगली होल्ड किया जाएगा। मतलब दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ही स्ट्रांग होगा। न्यूक्लियस और 1s ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत पावरफुल एट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगी। तो ये चीज़ को आपको जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। एन इलेक्ट्रॉन इन 2s 2p और हायर ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम इज़ इन एक्साइटेड स्टेट। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल कर इनमें से किसी ऑर्बिटल के अंदर जाता है, फॉर एग्जांपल 2s 2p या 3s में कहीं भी जाता है, तो आप इसको जो है नाम दोगे एक्साइटेड स्टेट। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए 1s ऑर्बिटल जो है ये ग्राउंड स्टेट है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए 2s 2p 3s 3p ये ऑर्बिटल कौन से हैं, दीज आर दी एक्साइटेड स्टेट। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो एनर्जी सीक्वेंस आपको दिख रहा है ये एनर्जी सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है। तो देखिए हम इसको यहाँ पर जिस तरह से शो कर सकते हैं, लेट अस सी। ये एनर्जी का जो है सीक्वेंस आपको मिल रहा है, दिस इज़ द एनर्जी सीक्वेंस। नीचे से ऊपर जो है आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर शो कर सकते हो। ये ऑर्बिटल आपको मिलता है 1s, उसके बाद ये ऑर्बिटल आपको मिलेगा 2s और इसी के साथ आपको मिलेगा 2p। उसके बाद जो आप यहाँ पर देखिए ये 3s, उसी के साथ जो है ये 3p
और उसी के साथ जो है ये 5 ऑर्बिटल जो है 3D के होंगे। और इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए 4s, उसके बाद 1 2 3 ये 4p हो गया, फिर 1 2 3 4 5 ये 4d हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये 4f ऑर्बिटल हो गया एंड सो ऑन। तो इस तरह से दिस इज़ द एनर्जी सीक्वेंस फॉर हाइड्रोजन एटम। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर हम देखें तो ये ऐसा नहीं होता है। लेट अस सी अब ये कैसा होता है। लुक हियर, दूसरे एटम्स के लिए आपको यहाँ पर देखिए 1s ऑर्बिटल मिलेगा, उसके बाद जो ये 2s ऑर्बिटल मिलेगा और थोड़ी सी हाइयर एनर्जी आपको जो है 2p के लिए मिलेगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो है 3s ऑर्बिटल कंसिडर कीजिए, स्लाइटली हाइयर एनर्जी आपको 3p की मिलेगी और उससे थोड़ी स्लाइटली हाइयर एनर्जी आपको मिलती है 3d के लिए। फिर उसके बाद आप आइए यहाँ पर जो है 4s है, स्लाइटली हाइयर एनर्जी 4p के लिए, उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी आपको 4d के लिए और उससे थोड़ी ऊंची एनर्जी आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया 4f एंड सो ऑन। तो ये अदर एटम्स के लिए आपको मिलती है। तो ये चीज़ को जो है ख़ास तौर से जो है आप नोटिस कीजिए। तो हम यहाँ पर जो है बहुत आसानी के साथ इस एनर्जी सीक्वेंस को जो है कंसीडर कर सकते हैं, उसको जो है बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम depends not only on its principal quantum number that is called as shell but also its azimuthal quantum number that is सब शेल। तो सिर्फ शेल नहीं बल्कि सब शेल पर भी जो है ये डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन s, p, d या f कौन से ऑर्बिटल के अंदर जो है प्रेजेंट है। तो एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इज़ नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज शेल, और एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज सब शेल। तो इन दोनों के ऊपर जो है ये डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है फॉर अ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर S, P, D, F एंड सो ऑन आर ऑल हैव डिफरेंट एनर्जीज। तो यहाँ पर जो है S, P, D, F एंड सो ऑन इन सब की एनर्जीज जो होगी दैट इज़ डिफरेंट एनर्जीज़। तो जिस लेवल का भी ऑर्बिटल होगा उसके हिसाब से इनकी एनर्जीज जो है आपको डिफरेंट मिलेगी। विद इन अ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेस इन द ऑर्डर S, P, D, F। जो एनर्जी इंक्रीज होगी वो इस तरह से होगी S, P, D, F फॉर द गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी अगर 1s कंसिडर कर रहे हो या 2s कंसिडर या 3s, फॉर एग्जांपल आप जो है 4th जो है लेवल कंसिडर कर रहे हो जिसमें n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 है, तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो 4s, 4p, 4d, 4f इस तरह से ये एनर्जी की जो है सीक्वेंस जो है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी। तो ध्यान रखिए फॉर हायर एनर्जी लेवल्स दीज डिफरेंसेस आर प्रोनाउंस्ड एंड स्ट्रेगरिंग। ये जो है थोड़ी सी जो है डिफरेंट होगी, प्रोनाउंस्ड एंड स्ट्रेगरिंग ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी में रिजल्ट। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा जो आपको वेरिएशन मिलेगा, जैसे एग्जांपल देखिए कि 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3d से कम होगी। तो आप यहाँ पर देखोगे 4d हैज़ लोअर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू 3d। तो ये चीज़ जो है आपको खास 4s ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी देन 3d। और यही चीज़ आपको जो है 6s ऑर्बिटल जो है 5d से कम एनर्जी मिलेगी। 6s ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी देन 5d ऑर्बिटल। तो ये हायर इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के अंदर जो है आपको कुछ इस तरह का जो है स्ट्रेगरिंग और जो है प्रोनाउंस्ड है एनर्जी लेवल्स जो है मिलेंगे। तो ये एक जो है एक्सेप्शनल केस है। तो द मेन रीज़न फॉर हैविंग डिफरेंट एनर्जीज ऑफ द सब शेल्स in the mutual repulsion is the mutual repulsion among the electrons in the multi electron atom। तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो म्यूचुअल रिपल्शन होता है उसकी वजह से कुछ जो है इस तरह का जो है आपको एक्सेप्शनल केस देखने को मिलेगा। तो दे हैव डिफरेंट एनर्जीज़। तो यहाँ पर जो है आपको जो है ये डिफरेंट एनर्जीज जो है मिलती है। तो क्या होगा देखिए कि द ओनली इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन present in hydrogen atom is the attraction between the negatively charged electron and positively charged nucleus। अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन की बात करते हो तो हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन है वो सिर्फ दो चीज़ के बीच में है, एक न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा है इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज है। तो सिर्फ यही सिंगल टाइप का जो है अट्रैक्टिव फोर्स आपको मिलेगा किसमें, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। बस इसके सिवा आपको कोई और जो है फोर्सेस इसके अंदर जो है नहीं मिलेगी। बट
In case of multi-electron atom, besides the presence of attraction between the electron and the nucleus, there are repulsion between energy between every electron and other electron present in the atom. अब यहाँ पर जो है आप देखोगे कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम है उसके अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो है एट्रैक्टिव फोर्सेस तो मिलेगा ही, साथ ही साथ रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये चीज़ जो है ख़ास तौर से जो है एक नोटिस करने वाली है। दस, द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी एटम इज़ बिकॉज ऑफ द टोटल एट्रैक्टिव इंटरएक्शंस आर मोर देन द रिपल्सिव इंटरएक्शंस। तो अगर आप जो है किसी भी एटम की स्टेबिलिटी देखोगे तो उसके अंदर टोटल एट्रैक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन टोटल रिपल्शन। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि एट्रैक्टिव फोर्सेस मस्ट बी डोमिनेंट ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस। उसी वक्त जो है एटम की स्टेबिलिटी अचीव होगी, एटम की स्टेबिलिटी अराइज होगी। ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर इन जनरल द रिपल्सिव इंटरएक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल आर मोर इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो है आप देखोगे कि इनर शेल और आउटर शेल्स के अंदर जो रिपल्सिव इंटरैक्शंस हैं वो भी जो है एक ख़ास जो है इम्पॉर्टेंस रखती है। अब वो इम्पॉर्टेंस क्या है हम देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, attractive interactions of an electron increases with increase in the charge। जैसे जैसे जो है चार्जेस इंक्रीज़ होंगे न्यूक्लियस के ऊपर, वैसे वैसे जो है आप देखोगे कि जो एट्रैक्टिव इंटरैक्शंस हैं ये जो है इंक्रीज़ होंगे। कैसे इंक्रीज़ होंगे आप ये देखिए कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल्स, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है जिसको हम ZE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव इंटरैक्शन जो है क्रिएट करेगा। तो जैसे जैसे आप देखोगे कि जो एटॉमिक नंबर जो है Z इंक्रीज़ होगा, चार्ज जब इंक्रीज़ होगा, तो आप देखो कि अंदर जो इनर शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी वजह से आउटर शेल्स के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है न्यूक्लियस का फुल पॉजिटिव चार्ज जो है ये इंटरैक्ट नहीं कर सकता है। तो द इफेक्ट विल बी लोअर ड्यू टू द पार्शियल स्क्रीनिंग ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल्स। मतलब आप यहाँ पर देखिए कि आपके पास जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास जो है पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल आप समझ के चलिए। उसके बाद जो है आउटर ऑर्बिटल के अंदर जो है फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो न्यूक्लियस का जो ये इंटरैक्शन जो पॉजिटिव इंटरैक्शन है वो इस इनर शेल्स की वजह से क्या होगा, स्क्रीन होगा, पार्शियल जो स्क्रीन होगी। मतलब ये क्या करेगा, उसको रोकने का काम करेगा। इट विल स्टॉप द इंटरैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको जो है रोकने का काम करेंगे, इसको स्क्रीन करेंगे। मतलब इसके जो है इसके लिए ढाल बन जाएंगे, इसके लिए जो है शील्ड बन जाएंगे। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर जो है नाम देंगे, दिस इज़ कॉल्ड एज शील्डिंग। मतलब जो कुछ भी इस न्यूक्लियस का जो इंटरैक्शन इस आउटर इलेक्ट्रॉन पर है, वो आउटर इलेक्ट्रॉन का जो इंटरैक्शन है वो इनर इलेक्ट्रॉन जो है उसको रोकने का काम करेगा। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज शील्डिंग। इस प्रोसेस को हम जो शील्डिंग कहेंगे, या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रीनिंग। तो इस तरह से इस इफेक्ट को हम नाम देंगे शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द आउटर शेल विद द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इनर शेल। जो इनर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर शेल के ऊपर क्या करेंगे, इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस को जो है शील्ड करेंगे, उसको जो है रोकने का काम करेंगे। तो इस तरह से इस इफेक्ट को हम नाम दे रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। ओके, द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसको हम जो है नाम दे रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किस चीज़ को, द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उसको हम जो इंडिकेट करेंगे ZE, जिसमें Z जो है ये
इसका जो है पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर आप कह सकते हो, इफेक्टिव EFF जो है ये इफेक्टिव को, एंड दिस इज़ द चार्ज, तो इट इज़ कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द एनर्जी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस बिकम्स मोर निगेटिव विद द इंक्रीज ऑफ Z। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा द एनर्जी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस होगी, मतलब वो क्या होगी, मोर निगेटिव होती जाएगी। बोथ द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इंटरेक्शंस डिपेंड्स अपॉन द शेल एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो है ये डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन जो है किस शेल के अंदर जो है प्रेजेंट है, तो उसके शेप के ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिए। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द स्फेरिकल शेप्ड s ऑर्बिटल शील्ड्स द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस मोर इफेक्टिवली एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द p ऑर्बिटल। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो स्फेरिकली शेप्ड जो s ऑर्बिटल होते हैं इसकी जो है शील्डिंग p ऑर्बिटल जो डम्बेल शेप के होते हैं उससे ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से जो है आपको नोटिस करना है। तो s ऑर्बिटल की जो शील्डिंग होगी वो p ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी, तो ये जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो सिमिलरली द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल शील्ड्स द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस मोर देन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द d ऑर्बिटल। अब इससे ज़्यादा जो है आपको जो है d ऑर्बिटल्स की जो है मतलब जो है p ऑर्बिटल की शील्डिंग जो है d ऑर्बिटल से ज़्यादा मिलेगी, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको जो है नोटिस करना है कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है जिसको आप स्क्रीनिंग इफेक्ट कहोगे वो s ऑर्बिटल की सबसे ज़्यादा होती है, फिर p ऑर्बिटल की होगी, उसके बाद जो है d ऑर्बिटल की। तो हाईएस्ट जो है स्क्रीनिंग आपको s ऑर्बिटल्स की मिलेगी। तो इवन दो ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द सेम शेल, Z effective experience by the electron decreases with increase of azimuthal quantum number। ये जो Z effective हम जिसको कह रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो डिक्रीज़ होगा विद इंक्रीज ऑफ द एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब L की वैल्यू पर जो है ये डिपेंड करता है। तो L की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ये डिक्रीज़ होगा। दैट इज़ s orbital electrons will be more tightly held by the nucleus, or they are well tightly bound to the nucleus than p orbital electrons. Similarly, p orbital electrons are more tightly bound to the nucleus than d orbitals and so on। तो इस तरह से ये सीक्वेंस आपको मिलेगा। s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ जो है मोर टाइटली बाउंड होते हैं, p ऑर्बिटल के उससे कम, d ऑर्बिटल के उससे कम। तो इस तरह से ये सीक्वेंस आपको जो है इंटरएक्टिव फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनटू वेरियस ऑर्बिटल्स जो डिफरेंट शेप्स के होते हैं उस पर जो ये डिपेंड करता है। सिंस द एक्सटेंट ऑफ शील्डिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस इन इज डिफरेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, इट लीड्स टू द स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी लेवल्स विद इन द सेम शेल और द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आप देखिए कि जैसे 2s और 2p ऑर्बिटल आपको सेम क्वांटम नंबर मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है एनर्जी का जो है स्प्लिटिंग मिलेगी, एनर्जी का थोड़ा सा आपको जो है डिफरेंस मिलेगा। लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस l, यहाँ पर जो है आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का एडिशन करना है। फॉर एन ऑर्बिटल लोअर इज़ द एनर्जी, तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू को आप जो देखना होगा। इफ़ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी ऑफ द n प्लस l, the orbitals with lower value of principal quantum number will have the lower energy. This is called as n plus l rule। अब यहाँ पर देखिए कि n plus l rule एक्चुअली है क्या। n plus l rule तो एक सिंपल चार्ट हम यहाँ पर जब बनाएंगे उस चार्ट से आप इसको जो है बहुत आसानी से समझ सकते हो। आप देखिए 1s 2s 2p 3s 3p ऑर्बिटल्स हम यहाँ पर लेंगे और उसके हिसाब से हम जो है देखेंगे कि n प्लस l की वैल्यू जो है इसमें क्या बनती है, और फिर उन ऑर्बिटल्स के अंदर जो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, जो स्प्लिटिंग होगी वह कैसी होगी। तो लेट अस सी, यहाँ पर जो हम लेते हैं ऑर्बिटल्स 1s 2s 2p, उसके बाद 3s 3p। हम इतने 5 ऑर्बिटल्स के अंदर इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन सब के लिए जो n की वैल्यू है वो हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। तो वैल्यू ऑफ n यहाँ पर देखिए 1 2 2 3 3, ये वैल्यू ऑफ n है। उसके बाद वैल्यू ऑफ l देखते हैं 0 0 1। s ऑर्बिटल के लिए 0 होती है, s ऑर्बिटल के लिए फिर से 0, p ऑर्बिटल के लिए 1, फिर ये 0 1।
ठीक है। अब n प्लस एल हम लेते हैं, क्या होता है, लुक हियर। तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, उसके बाद 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, देन 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, देन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हमको एक बात n प्लस एल रूल से ये समझ में आती है कि देखिए आपको n प्लस 1 की वैल्यू 3 मिलती है किसके लिए, 2p ऑर्बिटल के लिए, और यहाँ भी आपको मिलती है 3s ऑर्बिटल के लिए। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों के अंदर जो है n प्लस एल की वैल्यू जो है सेम है, लेकिन कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो n प्लस एल रूल हमको ये बताता है कि उस ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होगी जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है कम होगा। तब आप देखिए कि यहाँ पर जो है 2p ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और 3s ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, लेकिन दोनों के अंदर जो है 3 वैल्यू आपको किसकी मिलती है, n प्लस एल की वैल्यू जो है दोनों की सेम मिलती है। लेकिन एनर्जी सीक्वेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो 2p ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा, इसलिए इसकी एनर्जी कम होगी। तो हम यहाँ पर जो है 2p और 3s को एक साथ नहीं शो करेंगे, बल्कि यह हमारे पास एनर्जी का जो सीक्वेंस है, तो आपके पास में यहाँ पर जो है 2p ऑर्बिटल होगा, तो ये 3, और उसके बाद जो इससे थोड़ा ऊपर जो है आपको 3s ऑर्बिटल की एनर्जी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि चलो दोनों का जो है आपको यहाँ पर जो है n प्लस एल की वैल्यू जो है सेम मिल रही है तो इसको एक ही एनर्जी लेवल पर शो किया जाए, बल्कि n प्लस एल रूल हमको ये बताता है कि जिस ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है उसकी एनर्जी लोअर होगी। तो आप देखिए ये दोनों का n प्लस एल सेम होने के बावजूद भी आप जब यहाँ देखते हो तो 2p ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है और 3s ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 2p हैज़ लोअर एनर्जी देन 3s, तो ये चीज़ हमारे सामने आती है। तो n प्लस एल रूल जो हमको बिल्कुल क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देता है कि बाकी के सारे ऑर्बिटल्स को आप जो है किस तरह से जो है मैनेज कर सकते हो। इस टेबल को आप जो है यहाँ पर 3p से आगे भी ले चल सकते हो। तो 3p के बाद आता है 4s, उसके बाद जो है 3d 4p। इस तरह से जब हम ऑर्बिटल का सीक्वेंस देखेंगे तो इस पर से जो है आपके सामने जो है पूरा आइडिया जो आ जाएगा कि किस तरह से जो है आपको ऑर्बिटल्स को एनर्जेटिकली जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे जो है अरेंज करना है। तो वो चीज़ आपको जो है n प्लस एल रूल जो है बहुत आसानी के साथ शो करता है। आपकी बुक में ये पूरा जो है चार्ट जो है बना हुआ है, ये पूरा जो है टेबल बना हुआ है, आप बुक रिफ़र कीजिए, उसके अंदर से जो है आपको और आसानी के साथ समझ में आएगा। जैसे एक वैल्यू हमको यहाँ पर जो है 3 मिलती है n प्लस एल की, ऐसी आगे आपको कहीं पर जो है n प्लस एल की वैल्यू 4 मिलेगी, कहीं पर 5 मिलेगी। तो उसके हिसाब से आप जो है बहुत आसानी समझ सकोगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिस ऑर्बिटल का कम होगा उसको लोअर एनर्जी पर आपको शो करना है। तो दिस इज कॉल्ड एज n प्लस एल रूल। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम सब शेल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एनर्जी वहाँ पर जो डिक्रीज होगी। तो एग्जांपल हम लेते हैं तो क्या होगा, देखिए जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो उस इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक नंबर पर हम क्या चीज़ जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एक चीज़ है कि एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स इन सेम सब शेल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। तो हम यहाँ पर लेते हैं एनर्जी ऑफ द 2s ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन इज़ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल फॉर लिथियम इज़ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल फॉर सोडियम is greater than energy of 2s ऑर्बिटल फॉर पोटेशियम। तो यहाँ पर हम यह एक चीज़ जो है समझ सकते हैं कि आप देखिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर जो है 1 है, z इज इक्वल टू 1, यहाँ पर जो है z इज इक्वल टू 3, यहाँ पर z इज इक्वल टू 11 और यहाँ पर z इज इक्वल टू 19। तो जैसे जैसे जो है आप देखोगे कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है उसके ऑर्बिटल की एनर्जी जो कि सेम लेवल का है, यहाँ पर भी आप देखिए 2s है, ये भी 2s है, ये भी 2s है, ये भी 2s है, तो ये एनर्जी जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर z की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो ये चीज़ को जो है ख़ास तौर से आपको जो है नोटिस करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि हाउ डज़ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो वो टॉपिक हमारा होगा फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन द एटम। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है that is filling of electrons in atoms। डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है किस तरह से होती है वो चीज़ जो हम यहाँ पर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके।
Okay, we are going to study the filling of electrons in the atoms. So, the filling of the electrons in the atom depends upon the three factors, जिसमें सबसे पहला है अफबाउ प्रिंसिपल, दूसरा फैक्टर है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और थर्ड जो फैक्टर है दैट इज़ कॉल्ड एज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये तीन फैक्टर्स पर जो है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम जो है हम डिसाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर दैट इज़ कॉल्ड एज अफबाउ प्रिंसिपल। तो अफबाउ जो है ये एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। अब आपको क्या बिल्ड करना है? बिल्डिंग अप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर जो है एनर्जी का जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है सीक्वेंस आपको बिल्ड अप करना है। दैट बिल्डिंग अप इन जर्मन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अफबाउ प्रिंसिपल। तो अफबाउ प्रिंसिपल को समझने के लिए आप देखिए ये वाले चार्ट को जो है, इस डायग्राम को जो है आप अच्छी तरह से समझिए। यहाँ पर देखिए मैंने पहली लाइन के अंदर जो है एस ऑर्बिटल जो है अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए जो 1 to 7 है। उसके बाद जो है दूसरी लाइन में मैंने पी ऑर्बिटल जो है एनर्जी लेवल्स 2 to 7 लिया है। उसके बाद थर्ड लाइन में मैंने 3 to 6 जो है ये डी ऑर्बिटल्स लिया है, और फोर्थ लाइन में 4 and 5 जो है एफ ऑर्बिटल्स लिया है। अब उसके बाद देखिए मैंने इन ऑर्बिटल्स को जो है इस तरह से कट किया है, जिसमें टॉप लेफ़्ट से बॉटम टॉप राइट से बॉटम लेफ़्ट की तरफ जो है मैंने इसको मूव किया है, इसकी जो है कटिंग की है। तो आप देखिए 1s ऑर्बिटल यहाँ पर जो है टॉप राइट से स्टार्ट हुआ और मैंने यहाँ पर इसको लेफ़्ट हैंड साइड पर डाउन पोजीशन पर इसको जो है रोका है। तो ये 1s ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन जो आपको फिल करना है तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में आएगा। तो ये चीज़ को जो है ध्यान रखिए। तो इस तरह से ये जो बिल्डिंग अप का जो सीक्वेंस बनेगा तो इसमें सबसे लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल जो होगा वो 1s होगा। उसके बाद आप देखिए दूसरी जो लाइन मैंने कट की है टॉप राइट से बॉटम लेफ़्ट की तरफ, तो उस लाइन पर जो है 2s ऑर्बिटल आता है। मतलब 1s ऑर्बिटल जब कम्प्लीटली फिल हो जाएगा तो उसके बाद जो फिलिंग होगी वो 2s ऑर्बिटल की होगी। तो नेक्स्ट जो ऑर्बिटल होगा वो 2s होगा। ध्यान रखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जीज हम जो है बिल्डअप कर रहे हैं, दैट इज़ मीन्ड बाय अफबाउ प्रिंसिपल। उसके बाद जो है थर्ड देखिए जो मैंने लाइन कट की है टॉप राइट से मैंने बॉटम लेफ़्ट की तरफ मूव किया है। तो देखिए पहला ऑर्बिटल मुझे मिलता है 2p, उसके बाद जो ऑर्बिटल मिलता है मुझे 3s। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2p 3s। उसके बाद आप देखिए अगली लाइन में 3p 4s, तो अगला ऑर्बिटल 3p 4s। उसके बाद देखिए 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। फिर आप देखिए 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। उसके बाद आप देखिए 4f 5d 6p, 4f 5d 6p 7s। और उसके बाद जो है लास्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5f 6d 7p एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस आपको मिलेगा जस्ट लाइक दिस। इस तरह से ये आपको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा, मतलब सबसे लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल जो होगा वो 1s होगा, और इस डायग्राम के हिसाब से सबसे हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल जो आपको मिलेगा दैट इज़ 7p। इस डायग्राम के हिसाब से फ़िलहाल आपको यहाँ पर जो है सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो है 7p मिल रहा है। मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी उसका जो ऑर्बिटल्स का जो सीक्वेंस होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज अफबाउ प्रिंसिपल। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको क्या बताता है? लुक हियर, no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers। आपके पास जो है 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। फोर क्वांटम नंबर्स जो हमने इसके पहले जो है डिटेल में स्टडी किया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर,
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपको अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो स्टेटमेंट देना है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स। और इसको जो है दूसरे वर्ड्स में हम जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इनटू द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन। तो यहाँ पर जो है मैंने इसके पहले आपको हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने आपको शो किया था, हीलियम Z = 2। तो इसके जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर जो है आपको N, L और Ml की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम मिलती है, मगर Ms एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको +1/2 मिलती है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2। अगर ये 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम भी हुई तो स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कहेंगे, ये डिफरेंट होगी। ये है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर हम जो 2 इलेक्ट्रॉन शो करते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्पिन के साथ जो हम शो करेंगे, जिसको हम नाम देते हैं अपोजिट स्पिन। आप इस तरह से नहीं शो कर सकते कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से अपवर्ड स्पिन पर हो या दोनों इलेक्ट्रॉन जो है डाउनवर्ड स्पिन पर है। ये दोनों जो है रिप्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं है। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन आपको जो है ये वाला मिलेगा। तो इस चीज़ को जो है खास तौर से ध्यान रखना है। तो नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं होगी, बल्कि अगर पहली 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू अगर सेम हो भी जाती है तो भी जो चौथा क्वांटम नंबर है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर कह रहे हैं, उसकी वैल्यू जो है आपको डिफरेंट मिलेगी। और इस तरह से डिफरेंट स्पिन्स के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट हो सकते हैं, एक ही ऑर्बिटल के अंदर जो स्टे कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम वैल्यूज ऑफ N, L एंड Ml बट मस्ट हैव डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ Ms। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू आपको जो है डिफरेंट मिलेगी। तो इस ऑर्बिटल्स के अंदर आप देखिए कि यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो है कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो इस ऑर्बिटल में चाहे वो किसी भी लेवल का हो 1 to 7, इसके अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टे करेंगे। p ऑर्बिटल चाहे वो 2 to 7 किसी भी लेवल का हो, इसके अंदर जो है 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। d ऑर्बिटल चाहे इनमें से किसी भी लेवल का हो, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। और इसी तरह से जो है f ऑर्बिटल जो हम देखेंगे तो f ऑर्बिटल चाहे 4f का हो या 5f का हो, इसके अंदर जो है 14 इलेक्ट्रॉन जो स्टे कर सकते हैं। s ऑर्बिटल सिर्फ 1 टाइप का है। p ऑर्बिटल आपको जो है 3 टाइप्स के मिलेंगे। d ऑर्बिटल आपको 5 टाइप्स के मिलेंगे। f ऑर्बिटल आपको 7 टाइप्स के मिलेंगे। तो इसके हिसाब से 1 ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है तो 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन। 5 ऑर्बिटल्स है 5 × 2 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन एंड 7 ऑर्बिटल्स 7 × 2 = 14 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की जो है कैपेसिटी है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल विद गिवन प्रिंसिपल नंबर n आर 2n²। अगर आपको किसी ऑर्बिटल के अंदर टोटल नंबर ऑफ किसी शेल के अंदर, जिसको हम k, l, m, n शेल से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको मालूम करना है कि कितने हो सकते हैं, तो वो वैल्यू आप जो है कैलकुलेट करोगे फार्मूला 2n² से, जिसमें n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। तो चलिए देखते हैं कि पहले शेल के अंदर, जिसको हम k शेल कहेंगे, तो n = 1 जो है यहाँ पर k शेल है, तो 2n² के हिसाब से 2 × 1² दैट इज इक्वल टू 2। तो आप देखिए कि पहला जो ऑर्बिट है, जिसको हम बोर्स ऑर्बिट कह रहे हैं, जो कि न्यूक्लियस के बाद में सबसे पहला ऑर्बिट होगा, जिसको हम k से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। उसके बाद n = 2 देखिए l शेल के अंदर, तो 2n² के हिसाब से 2 × 2²। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जो हो सकते हैं। n = 3 अगर लेते हैं तो m शेल के अंदर 2n² के हिसाब से 2 × 3², तो 3 का स्क्वायर जो है 9 हुआ, 9 × 2 = 18। तो थर्ड ऑर्बिट के अंदर आपको जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इसी तरह से n = 4 अगर लेते हो तो ये n हो गया, तो 2n² = 2 × 4²। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 × 2 = 32।
तो n शेल के अंदर जो है आपको 32 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से बहुत इजीली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द गिवन शेल जो है इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, और सिंपल फार्मूला जो है 2n² है। उसके बाद जो लास्ट देखिए, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमको क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो लेट अस सी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सब शेल, जिसमें P, D और F हो सकता है, डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सब शेल हैज़ गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, दैट इज इट इज़ सिंगली ऑक्यूपाइड। अब आप देखिए कि एस ऑर्बिटल तो सिंगल टाइप का, इसलिए उसका कोई यहाँ पर जो है इस यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन P देखिए आपके पास जो है 3 टाइप के हैं, जिसको आप Px, Py और Pz कहोगे। D ऑर्बिटल जो है 5 टाइप्स के हैं। अभी हमने देखा dxy, dyz, dxz, dx² y² और dz²। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमको ये बताता है कि अगर एक ही टाइप के ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होने जा रही है, तो सबसे पहले उस ऑर्बिटल में तीनों में, जैसे अगर आप p ऑर्बिटल कंसीडर करते हो और इसमें फॉर एग्जांपल आपको जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है फिल करना है, तो पहले तीनों ऑर्बिटल के अंदर जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले इलेक्ट्रॉन के साथ जो है पेयरिंग करेगा। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पे अगर p ऑर्बिटल में हमको 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, तो आप इस तरह से फिल नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे, माइंड इट वेल, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। इसका करेक्ट वे क्या होगा कि आपके पास जो है 3 p ऑर्बिटल्स हैं, तो पहले तीनों को जो है सिंगल जो है इलेक्ट्रॉन जो है फिल कर दीजिए, मतलब इसको जो है हाफ फिल्ड है कहिए, ये जो है सिंगली ऑक्यूपाइड है। उसके बाद जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले वाले ऑर्बिटल में आकर जो है पेयरिंग करेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब डी ऑर्बिटल में आप मान लीजिए कि आपको 6 इलेक्ट्रॉन जो है फिल करना है, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आप नहीं कर सकते, बल्कि डी ऑर्बिटल की जो करेक्ट फिलिंग होगी वो इस तरह से होगी। लुक हियर, आपके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले देखिए 1 2 3 4 5, पहले पांचों डी ऑर्बिटल के अंदर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्यूपाई होगा। उसके बाद जो 6th इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले के साथ जो है अपोजिट स्पिन से जो है ये पेयरिंग करेगा। दिस इज़ कॉल्ड एज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम डिपेंड्स अपॉन दिस 3 फैक्टर्स कॉल्ड एज अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। तो लेट अस सी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो अभी डिस्कस करने वाले हम, दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान रखिए, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन different atoms, different orbitals is called as electronic configuration। अब यहाँ पर देखिए कि दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ रिप्रेजेंटेड इनटू डिफरेंट वेज, अलग अलग वेज होते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि पहला जो तरीका ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ए है, तो आप उस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जो है सुपर स्क्रिप्ट से जो है इंडिकेट करोगे। तो ध्यान रखिए ये चीज़ को आपको ख़ास तौर से नोटिस करना है कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी ऑर्बिटल में 6, डी ऑर्बिटल में 10 और एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो नंबर्स यहाँ पर जो है उससे ज़्यादा ना होने पाए। S3 आप नहीं लिख सकते हो, S2 जो है ये मैक्सिमम आपके पास कैपेसिटी है, या अगर D ऑर्बिटल है तो D10 तक आप लिख सकते हो, D11 नहीं लिख सकते आप। तो ये चीज़ को जो है खास तौर से, तो ये S हो गया। इसी तरह से P को जो है आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल B नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से D पर जो है आप जो है C नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह से F ऑर्बिटल में आप जो है ये इस तरह का जो है नोटेशन एक जो है लिख सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, आपके पास हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर Z=1 है, तो अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है 1s ऑर्बिटल जो सबसे पहला ऑर्बिटल है, तो ये हो जाएगा 1s।
और चूंकि यहाँ पर z इज इक्वल टू 1 है तो सुपर स्क्रिप्ट पर आप यहाँ पर जो है 1 लिखोगे। तो 1s1 इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हाइड्रोजन। एग्जाम्पल लीजिए सोडियम। सोडियम z इज इक्वल टू 11 आपके पास में है। अब देखिए जो अब वह प्रिंसिपल अभी हमने जस्ट जो स्टडी किया है तो उसके अंदर देखिए सबसे पहला ऑर्बिटल हमको मिलता है 1s, तो इसके अंदर आप जो है 2 इलेक्ट्रॉन इंटर कर दीजिए। उसके बाद जो है दूसरा ऑर्बिटल होता है 2s, इसके अंदर भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन इंटर कीजिए। तीसरा ऑर्बिटल हमारे पास जो है 2p है, तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, आप यहाँ पर जो है 6 लिख दीजिए। आप देखिए 2 + 2 + 6 कितने हो गए 10। अब अगला ऑर्बिटल जो हमारे पास है 3s, तो जो 11th नंबर का इलेक्ट्रॉन है जो वो यहाँ पर आएगा 3s1। यहाँ पर आपको 3s2 नहीं लिखना, अगर आप 2 लिख दोगे तो z इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो ध्यान रखिए। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम इज़ 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये गया देखिए 2 + 2 4 4 + 6 ये हो गया 10 10 + 1 इज इक्वल टू 11। तो इस तरह से सोडियम एटॉमिक नंबर z इज इक्वल टू 11, ये हमने जो है इस तरह से नोटेशन पर किया। दूसरा नोटेशन जो होगा वो ऑर्बिटल डायग्राम का होगा। तो देखिए दूसरा जो नोटेशन है, सेकंड टाइप का जो नोटेशन है दैट इज ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम में देखिए एस ऑर्बिटल को हम जो है इस तरह से एक सिंगल बॉक्स शो करते हैं। पी ऑर्बिटल को हम जो है 3 बॉक्सेस एक साथ जो है शो करते हैं, क्योंकि 3 टाइप के ऑर्बिटल है px py pz। डी ऑर्बिटल को हम जो है 5 बॉक्सेस से जो है रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5। ये हो गया dxy dyz dxz dx2 y2 और dz2 वाट एवर इट में भी। तो इस तरह से हम sp-df ऑर्बिटल्स को जो है शो करते हैं बॉक्सेस के ज़रिए से। तो इसमें आप देखिए कि अगर हमको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करना है, फॉर एग्जांपल हमको हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन z इज इक्वल टू 1 शो करना है, तो आप देखिए कि 1s1 इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम इसको यहाँ पर देखिए एक ऑर्बिटल इस तरह शो करेंगे और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन के साथ जो शो करेंगे। सेम इज़ द केस फॉर हेलियम। हेलियम z इज इक्वल टू 1 अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1s2। तो आप देखिए कि एस ऑर्बिटल के अंदर जो है आप इस तरह से अपोजिट स्पिन के साथ जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो शो कीजिए। अब आते हैं हम कुछ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन जो आपको जो है एक ही रो के जो एलिमेंट्स मिलते हैं। तो आप देखिए लिथियम एटॉमिक नंबर 3, लिथियम z इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया 1s2 2s1। तो आप देखिए पहला ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया, तो अब दूसरा ऑर्बिटल शुरू होगा। तो देखिए हम इसको इस तरह से शो करेंगे, ये 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और उसके बाद जो है 2s में जो है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप आइए बेरिलियम z इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2। तो अब यहाँ पर देखिए 2 बॉक्स हम यहाँ पर जो शो करेंगे, एक बॉक्स है 1s का, दूसरा बॉक्स जो है 2s का। तो इस तरह से देखिए ये कंप्लीट फिल होगा। अब बेरिलियम के बाद आप देखिए बोरॉन है, बोरॉन z इज इक्वल टू 5u, तो ये हो गया 1s2 2s2, ये दोनों कम्प्लीटली फिल्ड है। अब उसके बाद जो अगला ऑर्बिटल आएगा 2p, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो 5th नंबर का है, तो उसको हम इस तरह से शो करेंगे, दिस इज़ 1s2, दिस इज़ 2s2 एंड दिस इज़ 2p1। ये p ऑर्बिटल के अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस तरह से जो है आप बहुत आसानी के साथ आगे के बहुत सारे एलिमेंट्स को जो है शो करते हैं। एक मैं सिर्फ आपको बता दूं, फ्लोरीन 9, फ्लोरीन जिसमें z इज इक्वल टू 9 है, हम उसको कैसे शो कर सकते हैं। तो लुक हियर, f z इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p5u। इस तरह से ये 2p5 होता है। आप देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हम शो करेंगे, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। अब देखिए 2p हमारे पास जो है 3 ऑर्बिटल्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, लुक हियर 1 2 3। उसके बाद 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो आते हैं। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ इनको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये अब वह प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग इसको जो है शो कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक और टाइप से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम z इज इक्वल टू 11, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट अस सी। सोडियम z इज इक्वल टू 11, तो हम इसको पहले लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। लुक हियर 2 + 2 4 4 + 6 10
10 + 1 11, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। दिस इज़ 1s 2s, देन 2p एंड दिस इज़ 3s। तो 1s में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम इसको इस तरह से शो करेंगे। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में 6 है कंप्लीट। उसके बाद जो लास्ट जो है 3s है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक शॉर्ट मेथड से हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या होगा कि जो भी एटम आप यहाँ पर ले रहे हो, तो इसके पहले वाला जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसकी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आपको ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। तो आप देखिए 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 6 10। तो 10 जो है ये नियॉन का एटॉमिक नंबर है। तो आप यहाँ पर जो है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिख सकते हो, सोडियम Z = 11। तो आप यहाँ पर जो है पैरेंथेसिस में यानी कि ब्रैकेट में नियॉन लिखिए। नियॉन लिखने के बाद आप देखिए 2p6 तक के जो है नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब बाकी बचता है 3s1, तो आप यहाँ पर बाहर लिख दीजिए 3s1। तो ये इस तरह से जो है शॉर्ट नोटेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो द इलेक्ट्रॉन्स इन द कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स और शेल्स आर कॉल्ड एज कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यहाँ पर देखिए नियॉन के अंदर ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को आप नाम दीजिए कोर इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर कॉल्ड एज कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कम्प्लीटली फिल्ड शेल्स है। नियॉन के अंदर आप देखिए 1s 2s और 2p ये कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको आप जो नाम दीजिए कोर इलेक्ट्रॉन्स। एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक शेल विद हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आप देखिए 1 2 और ये 3। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस इलेक्ट्रॉन को आप नाम दोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 3s का जो इलेक्ट्रॉन है इट इज़ कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप जो है इस तरह से शॉर्ट नोटेशन भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिख सकते हो। उसके लिए ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी एलिमेंट आपके पास में है, जो भी एटम आपके पास में है, उस एटम से जस्ट पहले का नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो आपको लिखना है। जैसे सोडियम 11 से पहले का जो नोबल गैस है नियॉन 10 है, तो आपने यहाँ पर देखिए नियॉन 10 लिख दिया। उसके बाद जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है 3s ऑर्बिटल में है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम Z = 11 = नियॉन 3s1। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो कर सकते हैं। अब आप आइए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो पहली सीरीज़ है स्कैंडियम की, सिर्फ हम उसके अंदर जो है स्टडी करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके अंदर हम स्कैंडियम सीरीज़ देखते हैं। स्कैंडियम सीरीज़ के अंदर आपको 2 एलिमेंट मिलते हैं, एक है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर। तो क्रोमियम और कॉपर के अंदर आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हम जो लिखते हैं, जो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हट के है। तो आप देखिए कि क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 और कॉपर एटॉमिक नंबर 29। तो मैं सिर्फ जो है इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए कि क्रोमियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d4 4s2। ये जो इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह से इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d9 4s2। ये हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, मगर इसकी जो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल विल गो इनटू द 3d ऑर्बिटल इन सच ए वे दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 3d5 4s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बनेगी। सेम विल बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ कॉपर 29। तो यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल विल गो इनटू 3d। सो वी गेट हियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जो देखोगे जो क्रोमियम 24 और कॉपर 29 में एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हट के हमको मिल रही है। तो इसकी वजह आप देखोगे कि इसके अंदर जो है स्टेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल को हम जो है कंसिडर करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर डी ऑर्बिटल टोटल 5 टाइप के हैं, 1 2 3 4 5। तो ये डी ऑर्बिटल में अगर यहाँ पर आप जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स रखते हो 1 2 3 4, तो ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। लेकिन 4s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर इंटर हो जाता है तो ये 3d5 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी ये एक जो है हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानी जाएगी।
तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखिए कि जो d ऑर्बिटल के पांचों टाइप के ऑर्बिटल्स हैं दे ऑक्यूपाई 1 इलेक्ट्रॉन्स ईच। तो यहाँ पर जो है हर एक के अंदर जो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है बनती है। तो अगर ऐसे सूरत में जबकि एक इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल से 3d के अंदर शिफ्ट करके इस तरह की हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेट आ सकती है, तो क्रोमियम 24 इस स्टेट को अचीव करेगा। और इस तरह से द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्रोमियम 24 इज़ 3d5u 4s1 इंस्टीड ऑफ 3d4 4s2। मैंने यहाँ पर सिर्फ जो है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो किया है। और यहाँ पर आप देखिए कि आप d ऑर्बिटल जो हमको दिख रहा है 5 टाइप का 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देखिए 3d10, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप यहाँ पर देखिए इसको हम नाम देंगे कंप्लीटली फिल्ड। तो ये भी जो है स्टेबल स्टेट बनती है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल से 3d में शिफ्ट होने के बाद कॉपर 29 अपनी कंप्लीटली फिल्ड 3d10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है, तो ऐसा ज़रूर होगा। इट विल टेक दैट चांस एंड इट विल शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 इंस्टीड ऑफ 3d9 4s2। तो ये चीज़ जो है आप ख़ास तौर से नोटिस कीजिए कि ऐसा ज़रूर होगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास ऐसे कई ऑर्बिटल्स हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी कंडीशन जो है स्टेबल होती है। p ऑर्बिटल आप चाहे जिस लेवल का कंसिडर करोगे, तो p3 अगर इसमें होती है तो ये हाफ फील्ड होगी। मैं इसको इस तरह से बताता हूँ, लुक हियर। ऑर्बिटल्स एक छोटा सा चार्ट हम बना लेते हैं, उसके बाद जो है हाफ फील्ड और फिर कंप्लीटली फील्ड। ये दो कंडीशन जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस जो है मानी जाती है। तो हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर जो है p ऑर्बिटल लेते हैं तो हाफ फील्ड पर हम जो है p3 लिखेंगे। अब ये 2p 3p 4p 5p 6p कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से कंप्लीटली फील्ड यहाँ पर जो है p6 होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं px py pz, तो हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन अगर लेते हैं तो ये p6 होगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट है। और हर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो यहाँ पर हाफ फील्ड होगा। ठीक, ये हो गया p ऑर्बिटल। अब d ऑर्बिटल जो है 5 टाइप के होते हैं, तो हाफ फील्ड में जो है d5u मिलेगा और कंप्लीटली फील्ड में आपको d10 मिलेगा। ठीक, और इसी तरह से अगर हम f ऑर्बिटल कंसिडर करते हैं तो ये 7 टाइप्स के होते हैं। तो f7 जो है ये हाफ फील्ड होगी और f14 जो है ये कम्प्लीटली फील्ड होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एटम्स विद रिस्पेक्ट टू हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल जो है इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर ये कंडीशंस p3 p6 d5 d10 f7 f14 अगर आपको मिलता है तो दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो एक एग्जांपल हमने देखा डी ब्लॉक के अंदर क्रोमियम 24 और कॉपर 29 के अंदर। तो इस तरह से ये चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे यहाँ पर जो कंप्लीट होता है। इसके बाद एक लेक्चर और होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंट मॉडल ऑफ एटम्स हैं उसको हम जो है समराइज़ करेंगे और उसके कुछ एनिमेशन वीडियोस भी आपको जो है उसमें शो करेंगे, ताकि आपको क्लियर पिक्चर जो है सामने आ जाए कि किस तरह से एटॉमिक मॉडल का जो है डेवलपमेंट हुआ, जिसमें आपको सबसे पहले जो है डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, फिर थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल और फाइनली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो इसके अंदर जितने भी एनिमेशन वीडियोस अवेलेबल है वो लेक्चर के अंदर आपको जो है साथ में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर आपके सामने आ जाएगी कि हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज डेवलप्ड टाइम बाय टाइम। तो वो चीज़ आपको जो है इसके बाद वाला एक छोटा सा वीडियो होगा वो आपको जो है देखने को मिलेगा। और इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो है नया चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके।